हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेशा ट्यूटर। बहुत दिनों से आप एक शोर सुन रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। रशिया यूक्रेन पर अटैक करने जा रहा है और यूक्रेन के साथ वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक देश हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये साथ देंगे, यूरोप साथ देगा और रशिया के साथ चाइना खड़ा होगा और वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बड़ा भयानक होगा। फाइनली रशिया ने अपनी चाल चल दी। रशिया ने यूक्रेन के दो ऐसे स्टेटों को रिकॉग्नाइज कर दिया है, आजाद देश घोषित कर दिया है, जहां पर पहले से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था। आप इस तरह से समझो कि कोई इंडिया के स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दे कि ये जो आजाद हो गया, तो इंडिया क्या करेगा? उसी तरह से अब यूक्रेन क्या करेगा? और अब यूक्रेनियन के वो दो स्टेटों जिनको रशिया ने आजाद डिक्लेयर किया है, उनका क्या स्टेटस होगा? इस पूरे वीडियो में है हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे हॉट टॉपिक्स के लिए। आपने देखा होगा रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के दो इलाके दोनेत्स्क एंड लुहांस्क को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि रशिया बड़े दिनों से अपने फौज को यूक्रेनियन बॉर्डर्स पर इकट्ठे कर रहा था, ब्लैक सी में अपनी फौज को इकट्ठा कर रहा था, अपनी आर्मी को इकट्ठा कर रहा था, बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल हो रहा था। जो बाइडेन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, बार बार कह रहे थे कि रशिया अटैक करने जा रहा है, रशिया अटैक करने जा रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, हम रशिया पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। फाइनली रशिया ने अपनी जो चाल चली उसमें उसने क्या किया और इसका क्या असर होगा आप देखो। बड़े दिनों से खबरें आ रही हैं कि रशिया मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, अपने सैनिकों का जमावड़ा इकट्ठा कर रहा है, फौज इकट्ठी कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, अपने एरोप्लेन्स को यूक्रेन के पास डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। जो बाइडेन अगेन एंड अगेन ये हल्ला मचा रहे थे, ये पॉइंट रख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, रशिया अटैक कर देगा, रशिया अटैक कर देगा। फाइनली रशिया ने जो स्टेप लिया उसका क्या असर हुआ? रशिया बहुत दिनों से कह रहा था कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करे। तो आप सोच रहे होंगे कि नाटो क्या चीज है? एक्चुअली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग 30 कंट्रीज हैं और यह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि अगर एक पर अटैक होता है तो सारे मधुमक्खी के छत्ते की तरह उस पर अटैक कर देंगे। रशिया चाहता था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। रशिया अपने बॉर्डर पर नाटो को किसी भी हालत में नहीं चाहता था। यही यूक्रेन से रिक्वेस्ट कर रहा था और वेस्टर्न पावर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भी आप हमारी बात मानो, नाटो में मत शामिल करो यूक्रेन को। जब यूक्रेन नहीं मान रहा था, यूक्रेन कहता था ये तो मेरी सॉवरेनिटी है, ये मेरी इंडिपेंडेंस है, मैं जो मर्जी फैसला लूं, लेकिन रशिया इसको अपना मिलिट्री थ्रेट समझता था, रशिया अपने सिक्योरिटी थ्रेट समझता था। इसलिए रशिया ने फिर फाइनली डिसीजन लिया और यूक्रेन के आसपास फौज को बढ़ाना शुरू कर दिया और बाकी देश ये सोचने लगे, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका, कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा। रशिया ने पहले ऐसा किया भी है। रशिया ने बहुत पहले क्रीमिया पर, जो कि यूक्रेनियन का हिस्सा था ब्लैक सी में, उसको एक्वायर कर लिया। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया रशिया का। हालांकि में सैंक्शन लगाने की बात हुई, लेकिन रशिया फिर भी अपने बात पर अड़ा रहा। रशिया के पार्लियामेंट डूमा ने एक बिल पास किया और उन्होंने यूक्रेन के दो एरिया दोनेत्स्क और लुहांस्का को आजाद डिक्लेयर कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया। आप हैरान होंगे, यहां पर पहले से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था। हालांकि 2014 में यहां पर एक मिन्स्क 1 और 2015 में मिन्स्क 2 एग्रीमेंट हुए थे। इस मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 में एग्रीमेंट में यह हुआ था कि यहां पर जो विद्रोही हैं उन पर जातियां नहीं की जाएंगी, खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाएंगी, हमले नहीं किए जाएंगे, अटैक नहीं किए जाएंगे। इस तरह से कुछ डील थी रशिया, यूक्रेन और बाकी देशों में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन यह एग्रीमेंट ज्यादा वायलेट हुआ। फाइनली
यहां पर जो विद्रोही हैं उन्होंने यहां पर कब्जा कर रखा था और विद्रोहियों को कहते हैं सपोर्ट रशिया की तरफ से आ रहा था। जब यूक्रेन ने डिसाइड किया कि वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो रशिया ने अपनी फौज ब्लैक सी में और यहां बेलारूस है यहां पर इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अमेरिका जैसे देश बार बार हल्ला मचा रहे थे कि रशिया अटैक करने लगा, लेकिन रशिया ने चाल चल दी और दोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद डिक्लेयर कर दिया। और आप हैरान होंगे, कोई देश टूट रहा हो और वहां के लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो, आतिशबाजियां चला रहे हो। सोचने वाली बात है, हैरानी की बात है कि लोग कैसे होंगे वहां पर जो अपने देश के साथ प्यार ना करके आजादी के लिए गीत गा रहे थे, आतिशबाजियां कर रहे थे। अब रशिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज रिकॉग्नाइज्ड दोनेत्स्क एंड लुहांस्क। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके रिकॉग्निशन से क्या हुआ? क्या ये आजाद हो जाएंगे? क्या यूक्रेन इसको कब्जा नहीं करेगा? आप हैरान होंगे कि मिन्स्क एग्रीमेंट की वजह से और पहले से विद्रोहियों की वजह से यूक्रेनियन असर कम है यहां पर। अब इसका असर यह हुआ कि वंस रशिया हैज रिकॉग्नाइज्ड, अब रशिया अपनी फौज को आराम से दोनेत्स्क और लुहांस्क में भेज सकता है पीसफुल मीनिंग के जरिए। हालांकि यूक्रेन इसको कहता है कि हम काउंटर जवाब देंगे, मगर रशिया ने पहले से ही अपनी फौज इसमें उतार दी है। अब इसके बाद क्या दौर शुरू हुआ कि हम रशिया पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, जैसे अमेरिका करता है। यूरोप ने भी डिसाइड किया कि हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे और जर्मनी ने तो लगाना शुरू भी कर दिया है। जैसे कि आप देखो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो 5 रशियन बैंक्स और 3 वेल्दी इंडिविजुअल्स पर सैंक्शन लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन, जिनके प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है। फर्दर जर्मनी ने एक पाइपलाइन की एग्रीमेंट थी। आपको मालूम है कि यूरोप एक ऐसा देश है जो कि टेम्परेट रीजन में आता है। टेम्परेट रीजन मतलब ठंडा देश है, तो इनको अपने आप को गर्म रखने के लिए गैस की जरूरत होती है और यूरोप को रशिया एक बिगेस्ट गैस सप्लायर है। अब देखो, एक पाइप यहां से लाइन डील हुई थी, उस पाइपलाइन डील को नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहते हैं। यह पाइप रशिया से चलते हुए जर्मनी में आनी थी। जर्मनी ने इस डील को कैंसिल कर दिया, यानी कि इससे रशिया को हैवी नुकसान होने वाला था। हालांकि और भी कई पाइपलाइंस हैं जो यूक्रेन से होकर यूरोप को जाती हैं। अब इस खतरे की घड़ी में, इस टेंस सिचुएशन में रशिया की इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है और अगर ये इंपैक्ट और बढ़ता गया तो यूरोप को मजबूरन महंगी गैस अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी। और अमेरिका तो यही तो चाहता है कि इन दोनों पार्टियों में झगड़ा हो जाए और अमेरिका अपनी महंगी गैस बेचे। तो ये अमेरिका के लिए फायदे की भी बात है और रशिया और यूरोप के लिए नुकसान की बात है। हालांकि यूरोपियन देश समझदार हैं। अभी जैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इसको काउंटर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फुल स्केल वॉर पर वो भी नहीं जाना चाहते हैं। इतना कुछ होने के बाद अब आपके मन में सवाल आता है कि कोई देश जैसे चाइना ही इंडिया के किसी शहर को या इंडिया के किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दे तो क्या होगा? हम क्या कर पाएंगे? एक और सवाल आता है, इंडिया ने क्या कहा, आप उसको देखेंगे तो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई हमें डी एस्केलेशन ऑफ रशिया यूक्रेनियन टेंशन जो है टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये एक तरह का डिबेट डिस्कशन से होनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। यानी कि इंडिया ने सधा हुआ जवाब दिया, क्योंकि आपको पता है रशिया भी एक तरफ फ्रेंड है और अमेरिका से नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। ना इंडिया रशिया को नाराज करना चाहता है, ना अमेरिका को नाराज करना चाहता है। इसी बीच में खबर आई कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये रशिया जा रहे हैं। और एक और बात, इंडिया के सामने अब एक डिलेमा आ गया है। अभी आपको पता होगा कि इंडिया S-400 जो मिसाइलें हैं रशिया से खरीद रहा है। अभी दिस इज इन पाइपलाइन, अभी चल रहा है और अमेरिका ने कहा है कि हम काटसा काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी एक्ट के थ्रू इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि इंडिया पे अभी सैंक्शन लगाया नहीं है, अमेरिका प्लान बना रहा है कि इंडिया पे सैंक्शन लगा दे, मगर कई अमेरिकन हैं जो इंडिया को खोना नहीं चाहते। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी अब देखना होगा कि अमेरिका इंडिया के इस रशियन इंडो डील पे क्या रिएक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने तो बड़ा
सधा हुआ जवाब तो दे दिया, क्योंकि इंडिया किसी को नाराज नहीं करना चाहता। हालांकि हमने कोल्ड वॉर में भी बहुत ही सेफ होकर अपने आप को निकाला। आपको याद होगा कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर एक तरफ होता था, अमेरिका एक तरफ होता था। उस समय भी हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके, यानी कि हमने किसी के साथ नहीं जाना, किसी के पक्ष में नहीं जाना, हमारे सब दोस्त हैं, इस तरह से फिलॉसफी रख के इंडिया ने अपने आप को बैलेंस किया, मैनेज किया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन जो खड़ा हो जाता है कि अगर इंडिया के कोई राज्य को कोई इस तरह से डिक्लेयर कर दे आजाद, तो इंडिया क्या कर सकता है? उसका जवाब सीधा साधा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ा फेमस कहावत है इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि इंडिया को और स्ट्रांग होना होगा वर्ल्ड में पीस के लिए, और इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और स्ट्रांग होना होगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया जितना मजबूत होगा उतना ही कोई इंडिया की तरफ आंख दिखा के नहीं चल सकता। नहीं तो कोई भी किसी भी इंडियन शहर को, इंडियन स्टेट को, इंडियन एरिया को डिक्लेयर कर देगा आजाद है। तो इंडिया को और स्ट्रांग होना होगा मिलिटरली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी बची रहे, इसलिए हमें और एकता शो करनी होगी। अब रशिया ने यूक्रेन के इन 2 स्टेटों को रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो इसके बाद क्या? एक्चुअली वर्ल्ड जो है अब इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा, लेकिन रशिया की अपनी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हालांकि थोड़ा नुकसान तो रशिया को होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रशिया भी एक न्यूक्लियर पावर देश है, और यूरोप और नाटो भी एक न्यूक्लियर पावर देश है। अब कोशिश यह होनी चाहिए कि मामले को शांत किया जाए। वैसे भी जो एरिया आजाद डिक्लेयर किए गए हैं, वहां पर विद्रोहियों का कब्जा था, वो पहले से ही इंडिपेंडेंटली उसको रूल कर रहे थे, और यूक्रेनियन फौज का भी दखल उस एरिया में नहीं था। इसीलिए ज्यादा इस मामले को एस्केलेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो पनीशा भारती इंस्टीट्यूट है, ये कई तरह के कोर्सेज करवाता है। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन द एंड फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो पनीशा भारती इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड करता है आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इश्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स।